हेलो गाइस, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है फ़िलोसॉफ़िकल सिस्टम्स इन एंशिएंट इंडिया। इसके अंदर हम दो कैटेगरीज़ को पढ़ेंगे, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फ़िलॉसफ़ी एक्चुअल में होता क्या है। तो फ़िलॉसफ़ी को एंशिएंट इंडिया की भाषा में दर्शन बोला जाता है और इसको पढ़ने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो था सेल्वेशन या मोक्ष को पाना। और मोक्ष का मतलब होता है जो भी हमारी बर्थ और डेथ की साइकिल होती है उससे हमें फ्रीडम मिल जाए, यानी कि ये जो विशियस सर्कल ऑफ लाइफ होता है ना, इससे लोगों को फ्रीडम दिलाना ही मोक्ष होता था और यही फ़िलॉसफ़ी का मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। सबसे पहले जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में हम पढ़ेंगे वो है संख्य। तो संख्या का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है काउंट करना या नंबर्स, और इसके फाउंडर कौन थे? कपिल। तो हर एक स्कूल ऑफ थॉट के एक एक फाउंडर होते थे जिनके नाम याद करना है। सबसे पहले हमारे जो संख्य फिलोसफी के फाउंडर थे कपिल, और अर्ली संख्य स्कूल स्टेट्स दैट दी गॉड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, रेदर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाय नेचर। यानी कि इनका मानना था कि जो वर्ल्ड है उसे गॉड ने नहीं बनाया है, उसे नेचर ने अपने आप ही क्रिएट किया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा रैशनल और साइंटिफिक था। एन एलिमेंट ऑफ स्पिरिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फिलोसफी, यानी कि एक एलिमेंट ऑफ जो स्पिरिट थी वो कब आई थी यहाँ पे? आगे चलकर 4th सेंचुरी एडी में। और तब फिर क्या बोला गया कि चलो प्रकृति ने तो वर्ल्ड बनाई है, साथ ही साथ पुरुष या फिर जो इंसान है उसने भी बनाई है। और ये स्कूल जो है अब साइंटिफिक के साथ साथ स्पिरिचुअल भी है। मोक्ष के बारे में इन्होंने बोला है कि मोक्ष कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज, मतलब कि रियल नॉलेज से मोक्ष को प्राप्त करना। और इसके क्या क्या सोर्सेज बताए हैं? परसेप्शन, इन्फ्रेंस और हियरिंग। यानी कि जो अलग अलग सोर्सेज ऑफ नॉलेज होते हैं उसमें से संख्य इन 3 में मानता था, इसके अलावा भी कुछ होते हैं बट बेसिकली ये 3 होते हैं। तो परसेप्शन का मतलब होता है जो हम सामने परसीव कर रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। इन्फ्रेंस यानी कि जो दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन जिसका हम अनुमान लगाते हैं कि मे बी ऐसा हुआ होगा, मे बी अगर स्मोक है तो फायर रही होगी। और एक होता है हियरिंग, यानी फिर जो कि हमने जो भी चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्कूल है उसका नाम है योग। तो योग मतलब बेसिकली दो चीज़ों का मिलना या फिर यूनियन ऑफ टू एंटिटीज़। तो इसके अकॉर्डिंग अ पर्सन इज़ अनेबल टू अटेन मोक्ष ड्यू टू हिज इनएबिलिटी टू कंट्रोल हिज सेंसेस। एक इंसान मोक्ष इसलिए नहीं पा पाता है क्योंकि वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसमें बेसिकली ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जिससे कि हम अपने सेंसेस पे एक बेटर कंट्रोल ला सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जैसे योगा में आसन, प्राणायाम ये सब होता है, इसमें ये सब बताया गया है। तो इसमें वेरियस आसन्स के बारे में डिस्क्राइब किया है जिससे कि हम अपने बॉडी और माइंड दोनों के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। इसके जो फाउंडर का नाम है वो है पतंजलि, और योग सूत्र भी पतंजलि ने ही लिखा है। और ये मानते हैं कि सेल्वेशन पाने के लिए हमें योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। और ये पुरुष और प्रकृति से थोड़ा हट के बताते हैं कि किस तरीके से सेल्वेशन को अचीव किया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या वेज बताए गए हैं? याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये कुछ 8 ऐसे कैटेगरीज हैं जो कि योग दर्शन के अंदर आते हैं। तो इनको फिर आगे चल के हम लोग डीप में एक बार डिस्क्राइब करेंगे। न्याय फिलॉसफी, न्याय का जो मेन सिस्टम होता है कि किस तरीके से इनका थॉट प्रोसेस था वो लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो ये मानते हैं कि सेल्वेशन कैन बी अचीव थ्रू द एक्विजिशन ऑफ ट्रू नॉलेज। इनका भी यही मानना है कि ट्रू नॉलेज से हमें सेल्वेशन मिल सकता है। लेकिन इनके सोर्सेज में हम देख रहे हैं परसेप्शन यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, इन्फ्रेंस है, हियरिंग है, इसके अलावा कंपैरिजन और एनालॉगी। तो इस तरीके से ये इनके 4 बेसिकली सोर्सेज ऑफ नॉलेज थे। अगर हम फाउंडर की बात करें तो गौतम न्याय सूत्र के फाउंडर हैं और इसमें फोकस रखा जाता था रीजनिंग और थिंकिंग पे। नेक्स्ट है हमारा मिमन्स। तो मिमन्स का मतलब होता है आर्ट ऑफ रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन। तो ये 2 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रीजनिंग और इंटरप्रेट करना। तो ये स्कूल ट्राई करती थी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर सके जहाँ पे वैदिक रिचुअल्स को समझा जा सके साइंटिफिक और एनालिटिकल वे में। लाइक वैदिक रिचुअल्स पे इसका फोकस था बट साथ ही साथ साइंटिफिक और एनालिसिस पे भी था।
इसका ये मानना था कि जो सेल्वेशन है वो अटेन किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स, लाइक अलग अलग वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करके सेल्वेशन तक पहुंचना। दैट अ पर्सन विल enjoy heaven as long as his accumulation of good deeds last, after that he comes back to earth। यानी कि जो भी हमारे अच्छे कर्म है, गुड डीड्स, उनको एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना, इस तरीके का यहाँ पे इस फिलॉसफी में बताया गया था। और इसके जो राइटर हैं वो जैमिनी है। नेक्स्ट है हमारा वैशेषिक फ़िलॉसफी। तो ये फ़िलॉसफी सबसे पहले तो कनड ने लिखी है 2nd सेंचुरी BC में, मतलब कि 200 BC में। इट गिव्स इम्पोर्टेंस नॉट टू द मेथड ऑफ अचीविंग सेल्वेशन बट टू द क्वेश्चन व्हाट इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट विच मेक्स अप एवरीथिंग। सो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा साइंस रिलेटेड है कि ये जो वर्ल्ड है, जो भी हमें दिख रहा है, वो किससे बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट्स वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या हैं उनके बारे में बताया गया है। और इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल एलिमेंट द्रव्य है। और द्रव्य कौन कौन से होते हैं? टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, एयर, वाटर, अर्थ और स्काई। आज भी हम जानते हैं कि इन्हीं 5 से मिलकर के पूरी वर्ल्ड बनी है। और इसी फिलॉसफी ने हमें एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया गया है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और इसी के बाद से इंडिया में फ़िज़िक्स की शुरुआत देखने को मिली थी। इसका जो मेन एम था फिलॉसफी का, वो अटेनमेंट नहीं था। और ये किन किन चीज़ों पे बिलीव करते थे? कर्म के ऊपर, सेल्वेशन और गॉड और हेवन पे ये लोग बिलीव करते थे। वेदांत फिलॉसफी, तो वेद अंत मतलब वेद का अंत, यानी कि एंड ऑफ द वेदास। इसे उत्तर मीमांस भी बोलते हैं, मतलब कि जो बाद में आता है, उत्तर। वेदांत फिलॉसफी मेनली इंस्पायर्ड है किससे? उपनिषद और भगवद गीता से। और कौन कौन से मेजर पर्सनालिटीज़ हैं इससे रिलेटेड? ये हैं हमारे शंकरादेव, भास्कराचार्य और माधवाचार्य। ठीक है, इन सब ने कहीं ना कहीं वेदांत से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ ऐसी फ़िलॉसफीज़ दी हैं। और इसके अंदर कुछ सब स्कूल्स हैं जिसमें कि बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात की है, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। यानी कि ईश्वर मतलब गॉड, आत्मा और इन दोनों के बीच का रिलेशन, और प्रकृति का इसमें क्या रोल है। और इनका फ़िलॉसफी काफ़ी कुछ डिफरेंट था क्योंकि इन्होंने इन्हीं तीनों के बारे में डिस्क्राइब किया और इनका आपस में रिलेशन हमें बताया। तो वेदांत स्कूल के अंदर हमें यहाँ पे 2 स्कूल देखने को मिलता है, एक है अद्वैत और एक है द्वैत। तो अद्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत का ना होना, नॉन डुअलिज्म, मतलब कि ईश्वर और आत्मा अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। और इसको किसने प्रोपाउंड किया था? शंकराचार्य ने 9th सेंचुरी AD में। और इनके अकॉर्डिंग नॉलेज इज़ दी ओनली वे ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन। नेक्स्ट है हमारे इसी के अंदर जो सब टाइप था वो था द्वैत या डुअलिज्म, मतलब कि 2 अलग अलग होना, डुअल होना। तो इसमें ईश्वर और आत्मा को 2 सेपरेट एंटिटीज़ बताया गया है और इसको प्रोपाउंड किया था माधवाचार्य ने 13th सेंचुरी के अंदर। और इस स्कूल में जो एक लौता तरीका बताया है सेल्वेशन का, वो है कि आप ईश्वर को डिवोट कर दो पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। लेकिन यहाँ पे अब हमें ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हेटेरोडॉक्स स्कूल्स, यानी कि अगर ऑर्थोडॉक्स इतना ही अच्छा हमारा चल रहा था, हमने इन 6 को अभी स्टडी किया, तो हेटेरोडॉक्स स्कूल्स लाने की क्या नीड थी? तो इसके बहुत से वेरियस रीजंस यहाँ पे हमें दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो कि ये जो ब्राह्मणिज्म रिलीजन चल रहा था, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका था कॉमन मैन के लिए समझने के लिए। तो इसी वजह से ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे थे, जो कि बाकी के जो वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। और जो वैदिक सेक्रीफाइसेस होते थे उनमें बहुत सारे कैटल की किलिंग, यानी कि एनिमल सेक्रीफाइसेस में कैटल को मारा जाता था, जिसकी वजह से जो वैश्य कम्युनिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी क्योंकि उनका जो वेल्थ था वो कैटल से ही आता था। तो इसलिए उन लोगों को लगा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जहाँ पे ऐसे सेक्रीफाइसेस नहीं होते हैं, वो हमारे लिए एक बेटर अल्टरनेट की तरह काम करेगा। उसके बाद हम नॉर्मल सी बात है कि टॉप में जो वर्ण था, ब्राह्मण्स थे, उन्होंने सोसाइटी को डोमिनेट किया था। कास्ट सिस्टम था, जो शूद्र थे उनके साथ बहुत गलत प्रैक्टिसेस हो रहे थे। और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में कास्ट सिस्टम पे बिलीव किया नहीं जाता था, तो जो सोसाइटी में कई लोग थे वो इस तरफ जो थे इंक्लाइन करते जा रहे थे। शूद्र का स्टेटस, जैसे कि मैंने बताया कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वर्स्ट था।
और वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं बुद्धिज़्म जैनिज़्म की तरफ। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हेटेरोडॉक्स स्कूल से उनका राइज़ हुआ। तो बेसिकली बुद्धिज़्म जैनिज़्म को हम अलग अलग चैप्टर्स में कवर करेंगे। यहाँ पे हम बाकी के 2 स्कूल्स देख लेते हैं, आजीविका और लोकायत। तो आजीविका सेक्ट को फाउंड किया है मकाली घोष ने 500 BCE में, और इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो नियति के ऊपर है, यानी कि एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म, which means that there is no free will and everything that has happened is happening and will happen out of our control। यानी कि सब कुछ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, नियति है, हम लोग किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, हमारी कोई भी फ्री विल नहीं है, जो होना होगा वही होके रहेगा। ये कर्म में नहीं मानते, और नॉर्मल सी बात है वेद की अथॉरिटी में नहीं मानते, क्योंकि उसी को काउंटर करने के लिए ही ये सेक्ट बनाए गए थे। ये लोग मानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा में और सेल्वेशन में, लेकिन इनका ये भी मानना है कि सेल्वेशन भी प्री डिसाइडेड है, कि सेल्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। लोकायत, जिसे हम चारवाक फिलॉसफी भी बोलते हैं, तो इसको प्रोपाउंड किया था चारवाक ने, और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। यानी कि ये बोलते हैं कि कोई भी दूसरी वर्ल्ड, भगवान, आत्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जो सिर्फ टच किया जा सके, देखा जाए, उसी को बिलीव करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि ब्राह्मण्स ने रिचुअल्स जानबूझ के बनाए थे सिर्फ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। इनका मानना था कि लाइफ का बस एक ही पर्पस है, प्लेजर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करो और पेन को मिनिमाइज़ करो, यानी कि टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। और इन्होंने बोला कोई भी रीबर्थ या सेल्वेशन नहीं होता है। व्हेन लाइफ रिमेन्स लेट अ मैन लिव हैप्पीली, लेट हिम फीड ऑन घी इवन दो ही रन्स इन डेथ। मतलब कि चाहे इंसान कैसी भी सिचुएशन में हो, बस उसे बोलो कि अच्छे से खुश रहे, अच्छा खाए पिए सब करे, ज़्यादा इन सब के बारे में ना सोचे।